वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंडिया इन एनवायरमेंटल इश्यूज़। इसको हम कह सकते हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया कहाँ स्टैंड करता है और इंडिया किस तरह के इश्यूज़ को रेज़ करता है। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में एक एग्रीमेंट किया गया था जापान में, और इसमें एमिशन, ग्रीन हाउस एमिशन को कंट्रोल करने के लिए कहा गया था। और इसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया, चाइना, उनको भी इंक्लूड किया गया था। लेकिन इसका विरोध किया इंडिया, चाइना और दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ ने। उसका कारण क्या है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, क्योंकि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में डिफरेंस है एनवायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर के, कि इसको किसने, इसका कॉज क्या है और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इन मैटर्स को लेकर के। तो इसलिए इस पर 1997 में इंडिया ने साइन नहीं किए थे, बट इंडिया ने 2002 अगस्त में इस पर साइन किए और खुद क्योटो प्रोटोकॉल एग्रीमेंट में इंडिया, चाइना और अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ को एग्जेम्प्ट किया गया, बिकॉज़ ये माना गया कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस में ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड वाज नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब कि वो इतना ज़्यादा नहीं है। हाउएवर द क्रिटिक्स ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल, अब देखो कि कुछ तो इन लोग ये मानते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका अभी कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन देर आर सर्टेन कंट्रीज़ जो क्रिटिसाइज़ करते हैं और वो ये कहते हैं कि सूनर और लेटर इंडिया, चाइना एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ वो लीडिंग कंट्रीब्यूटर्स हो जाएंगे इस ग्रीन हाउस गैस एमिशन के। और इसी तरह से G8 का मतलब क्या है? G8 ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज़। इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं? इसमें फ्रांस इंक्लूडेड है, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम एंड जापान, यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। इसमें ये मीटिंग जो जून 2005 में हुई थी, उस मीटिंग में इंडिया को भी इनवाइट किया गया था और चाइना और अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो मेजर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको इनवाइट किया गया था। तो उन्होंने कहा था कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इनका जो पर कैपिटा एमिशन रेट है वो बहुत ही टाइनी फ्रैक्शन है, कंपेयर करें डेवलप्ड कंट्रीज़ से तो बहुत ही टाइनी फ्रैक्शन है, इसीलिए इनको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाना चाहिए। तो फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इंडिया इज़ ऑफ द व्यू दैट मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कर्बिंग एमिशन रेस्ट विद द डेवलप्ड कंट्रीज़। तो हम लोग इस पूरे चैप्टर में बच्चों यही बात पढ़ने वाले हैं। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाता है तो इस कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इस तरह से अपना आंसर लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो विच हैव एक्यूमुलेटेड एमिशंस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो दे मस्ट बी स्टैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, और वही जो है मेजर्स के लिए भी ज़्यादा एफर्ट्स करें। India's international negotiating position relies heavily on principles of historical responsibility as enshrined in UNFCCC। इसमें क्या एक्नॉलेज किया गया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर मोस्ट हिस्टोरिकल एंड करेंट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस and emphasizes that economic and social development are the first and overriding priorities of the developing country parties. So India is a way of recent discussions within UNFCCC, but introducing binding commitments on rapidly industrializing countries such as Brazil, China and India to reduce their greenhouse gas emissions. India feels this contravenes the very spirit of UNFCCC. अब देखो कि हम ये मानते हैं कि जो UNFCCC के अकॉर्डिंग इंडिया अपना रोल प्ले कर रहा है और जो अब हम पर
आरोप लगाए जाते हैं या अब हम लोगों से ये एक्सपेक्ट की जाती है कि हम अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को कंट्रोल करें या हम ग्रीन हाउस एमिशंस को कम करें, तो वो हम पर गलत आरोप लगाए जाते हैं और ये सरासर UNFCCC का उल्लंघन है। वो जो UNFCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनका उल्लंघन है। तो इसका मतलब यह है, देखो एक और एग्जांपल आप देखेंगे कि इंडिया नीदर डज इट सीम फेयर टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिया, क्योंकि इंडिया का जो पर कैपिटा कार्बन एमिशन है वो 2030 तक भी 2030 तक भी इट इज़ लाइकली टू स्टिल रिप्रेजेंट लेस देन हाफ द वर्ल्ड। माने कि 2030 तक भी अगर हम इसका जो है ना एक एवरेज लगाते हैं तो वो वर्ल्ड का जो मतलब 3.8 टन्स है 2000 में, वर्ल्ड का, टोटल वर्ल्ड का है ना, 3.8 टन्स इन 2000। और अगर हम 2030 तक जो है ना अपना ग्रीन हाउस एमिशन काउंट करते हैं तो वो 3.8 का भी हाफ भी नहीं होगा। 3.8 टन्स इन 2000 इसका आधा भी नहीं होगा। और आज की तारीख में अगर हम अपना देखते हैं तो इंडियन एमिशंस आर प्रेडिक्टेड टू राइज फ्रॉम 0.9 टन्स पर कैपिटा इन 2000 टू 1.6 टन्स पर कैपिटा इन 2030। कहाँ 3.8 और कहाँ 2030 तक हमारे से 1.6 टन्स पर कैपिटा एमिशन होगा। तो इस लिहाज से इंडिया का इसमें कोई इम्पॉर्टेंट रोल है ही नहीं। स्टिल अब हम देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट फिर भी ग्लोबल एफर्ट्स में बहुत सारे प्रोग्राम्स के थ्रू पार्टिसिपेट करती है और यहाँ तक कि अपने लेवल पर अपने कंट्री में भी बहुत सारे ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करती है कि जिससे हम एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकें। तो जैसे कि एक एग्जांपल है कि नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी मैंडेट्स क्लीनर फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स। The Energy Conservation Act, which was passed in 2001, outlines initiatives to improve energy efficiency. इसी तरीके से द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003 encourages the use of renewable energy. इसके अलावा recent trends in importing natural gas and encouraging the adoption of clean coal technologies show that India has been making real efforts, है ना। इंडिया अपनी तरफ से पूरे efforts कर रही है एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से बचाने के लिए। The government is also keen to launch a national mission on biodiesel, using about 11 million hectares of land to produce biodiesel by 2011-12, and India has one of the largest renewable energy programs in the world. अब देखो एनर्जी रिन्यूएबल प्रोग्राम्स जो है हमारे, जैसे सोलर प्लांट्स हैं, विंड प्लांट्स हैं, तो हम बहुत तेज़ी से इस ओर काम कर रहे हैं। अच्छा, अब हम ये देखेंगे, ए रिव्यू ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीमेंट्स एट द अर्थ समिट इन रियो वॉज अंडरटेकन बाय इंडिया इन 1997. One of the key conclusions was that there had been no meaningful progress with respect to transfer of new and additional financial resources and environmentally sound technology on concessional terms to developing nations. देखो, जो रियो समिट 1992 में हुआ था, 1997 में इंडिया ने उसको फिर से रिव्यू किया और उसमें देखा कि इन कोई भी फाइनेंशियल और कोई भी जो है ना एनवायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को प्रोवाइड नहीं की गई थी। जबकि कहा यह गया था कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइनेंशियल हेल्प करेंगे और उनको एनवायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे कंसेशनल टर्म्स पर, बट इट वाज नॉट सो, ऐसा नहीं हुआ। इंडिया फाइंड्स इट नेसेसरी दैट डेवलप्ड कंट्रीज टेक इमीडिएट मेजर्स टू प्रोवाइड। अब इंडिया से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी या
डेवलपिंग कंट्रीज से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ग्लोबल नॉर्थ के कंट्रीज़ की, डेवलप्ड कंट्रीज़ की, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ की. सो दे मस्ट टेक इम्पॉर्टेंट मेजर्स, दे मस्ट टेक इमीडिएट मेजर्स टू प्रोवाइड डेवलपिंग कंट्रीज़ विद फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड क्लीन टेक्नोलॉजीज़, जो कि 1992 के अर्थ समिट में कहा गया था. और इस तरीके से जो है फिर हमारी कमिटमेंट, वो अपनी कमिटमेंट पूरी करेंगे तो हम अपनी जो है ना अपने थ्रू या अपने जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके थ्रू जो है एनवायरनमेंट डिग्रेड करने में उनकी एफ़र्ट करेंगे. दो इंडिया अनकंडीशनली एफ़र्ट्स कर रहा है. अब हम ये देखेंगे बच्चों कि ये तो हो गया गवर्नमेंट लेवल पर, है ना, कि गवर्नमेंट ने जो भी हमने एक्ट बताए आपको, चाहे वो मैंने आपको बताया 2001 का, 2003 का, है ना, ये सारे एक्ट जो गवर्नमेंट ने बनाए एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए. अब यहाँ हम देखेंगे कि अदर देन द गवर्नमेंट फंक्शंस, अदर देन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, और बहुत सारे एनजीओस या बहुत सारे मूवमेंट्स भी एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए या एनवायरनमेंट को चेक करने के लिए काम करते हैं. तो आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. अब हम ये देखेंगे कि जो ये एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हैं, व्हाट रोल डू दे प्ले, ये क्या काम करते हैं. अब आप देखें कि जो एनजीओस होते हैं या जो एनवायरमेंटल मूवमेंट्स लॉन्च किए जाते हैं, इसमें इनकी कोई इनकम नहीं होती है, ये कोई इनको जो है ना सैलरी नहीं मिलती है. ये क्या होते हैं? ये जो है कॉन्शियस वॉलंटियर्स होते हैं, जो जागरूक वॉलंटियर्स होते हैं. ये विलिंगली ऐसे मूवमेंट्स लॉन्च करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, जो कि अवेयरनेस जनरेट करता है और जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हाईलाइट करता है, ताकि गवर्नमेंट जो है उनसे संबंधित उपाय करे, उनसे संबंधित जो है वो मेजर्स अडॉप्ट करें, ताकि गवर्नमेंट को एक्चुअली गवर्नमेंट का ध्यान अपनी तरफ ध्यान उन प्रॉब्लम्स की तरफ आकर्षित करता है, उनको अट्रैक्ट करता है. ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इनका. तो जो ये कॉन्शियस वॉलंटियर्स होते हैं ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में काम करते हैं, और इसमें से बहुत सारे तो इंटरनेशनल लेवल पर भी काम करते हैं, लोकल लेवल पर भी काम करते हैं. जैसे कि आपने देखा कि जो है ना, जो वो बिश्नोई आपने देखा, और बहुत सारे जो है ना मूवमेंट्स लॉन्च किए जाते हैं अपने इंडिया में. तो चिपको मूवमेंट जैसे आपने पढ़ा, या जैसे आप अभी जो नेक्स्ट बुक पॉलिटिकल साइंस की मैं आपको पढ़ाऊँगी, तो उसमें बहुत सारे जो है ना आप मूवमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो वो जो मूवमेंट्स हैं वो जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, और जो है ना जेनरिक मूवमेंट्स होते हैं या सिंगल इशू उठाने वाले मूवमेंट्स होते हैं. तो ये मूवमेंट्स बहुत ही सिग्निफिकेंट होते हैं, क्योंकि ये लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं. प्रेशर ग्रुप्स इनको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, या लीडर्स इनको जो लीडर्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और रातों रात ये बड़े बड़े लीडर्स बन जाते हैं. अच्छा, फिर देखेंगे दीज एनवायरमेंटल मूवमेंट्स आर अमंग्स द मोस्ट वाइब्रेंट, डाइवर्स एंड पावरफुल सोशल मूवमेंट्स अक्रॉस द ग्लोब टुडे. अब इसी में अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म तक चलते रहते हैं, कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो जिनका डिसीज़न जल्दी हो जाता है, कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो एक ही इशू को लेके चलते हैं, कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो बहुत सारे मूवमेंट्स को, बहुत सारे इश्यूज़ को लेकर के चलते हैं, चाहे उसमें एनवायरनमेंट इंक्लूडेड हो, चाहे उसमें फॉरेस्ट्स जो है ना इंक्लूडेड हो, चाहे उसमें जो है ना डाइवर्सिटी इंक्लूडेड हो. तो बहुत सारी जो है ना अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, अलग अलग कॉजेज़ हो सकते हैं इन मूवमेंट्स के. तो अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख लेंगे. एग्जाम्पल आप देखेंगे कि द फॉरेस्ट मूवमेंट्स ऑफ द साउथ इन मैक्सिको, चिली, ब्राज़ील, मलेशिया, इंडोनेशिया, कॉन्टिनेंटल अफ्रीका, इंडिया आर फेस्ड विद इनॉर्मस प्रेशर्स, है ना. ये बहुत बड़े प्रेशर के साथ में जो है ना, इनको बहुत प्रेशर जो है ना वो
झेलना पड़ा। फॉरेस्ट क्लियरिंग इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्री, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि डेवलपमेंट के नाम पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, जिनको कि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं, उनमें फॉरेस्ट को क्लियर करना शुरू कर दिया। और ये एक बहुत ही बड़ा इशू था, क्योंकि इससे डिस्ट्रक्शन जो हुआ, इस ग्रैंड लेवल पर जो डिस्ट्रक्शन हुआ, उससे बहुत नुकसान हुआ। न केवल इकोलॉजिकल बैलेंस गड़बड़ा गया, बल्कि जो है ना एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन भी हुआ और बहुत सारे लोगों के हैबिटेट्स नष्ट हो गए, और इससे हमारी बायोडाइवर्सिटी को भी एक चैलेंज मिला। इसके अलावा देखेंगे, एक तो ये हो गया आपको जो फॉरेस्ट क्लियरिंग वाला। दूसरा आप देखेंगे, मिनरल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्री ऑन द प्लेनेट, है ना। अब ये जो कहते हैं मिनरल इंडस्ट्रीज़ हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। A large number of economies of the South are now being reopened to MNCs। आप देखेंगे कि साउथ कौन है बेटा? ग्लोबल साउथ, है ना। ग्लोबल साउथ के बहुत सारे कंट्रीज़ जहाँ पर कि ऑयल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो MNCs के लिए खोल दिए गए हैं, और वहाँ पर अब एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो रहा है। तो ये इससे क्या होगा कि द मिनरल इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्शन ऑफ अर्थ, इट्स यूज़ ऑफ केमिकल्स, इट्स पॉल्यूशन ऑफ वाटरवेज एंड लैंड, इट्स क्लियरेंस ऑफ नेटिव वेजिटेशन एंड its displacement of communities amongst other factors continue to invite criticism and resistance in various parts of the globe। अब देखो कि जब मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन इतनी भारी तादाद में होगा, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी तो क्रिएट होंगी, जैसे कि पॉल्यूशन होगा, ठीक है, वाटरवेज का, लैंड पॉल्यूशन होगा, नेटिव वेजिटेशन ख़त्म हो जाती है। हमारे, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो हमारे यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी थी, जिसमें प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे यहाँ पर जो है स्पीसीज़ पाई जाती थी। अब जो है ना बहुत सारी स्पीसीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, और बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ हैं जो कि ख़त्म होने के कगार पर हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, और नेचुरल हैबिटेट्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। नेचुरल हैबिटेट्स के ख़त्म होने से, अब इसके बाद देखेंगे कि वन गुड एग्जाम्पल इज़ दैट ऑफ द फिलीपींस, वेयर ए लास्ट नेटवर्क ऑफ ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस कैंपेन्ड अगेंस्ट द वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन। ये जो वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन है, एंड ये एक ऑस्ट्रेलिया की बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है, इसका विरोध किया फिलीपींस ने। मच अपोजिशन टू द कंपनी इन इट्स ओन कंट्री, और इसका अपने ही देश में इसका विरोध हुआ। ऑस्ट्रेलिया इज़ बेस्ड ऑन एंटी न्यूक्लियर सेंटिमेंट्स एंड एडवोकेसी फॉर द बेसिक राइट्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन इंडिजिनस पीपल्स। दूसरा जो मूवमेंट है वो जो, ये तो मैंने आपको बताया, एक अभी फॉरेस्ट के अगेंस्ट में, और दूसरा मैंने आपको बताया मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन, और तीसरा जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो है डैम्स के अगेंस्ट में। तो डैम्स के अगेंस्ट में जो मेगा डैम्स बनाए जाते हैं, आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा है इसके बारे में। तो इसमें जो है मेगा डैम्स जब बनाए जाते हैं तो बच्चों बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। कैसे कि मेगा डैम्स बनाने के नाम पर फॉरेस्ट जो है वो पानी में डूब जाते हैं, वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनको डिस्प्लेस किया जाता है। इसके अलावा जो है डैम्स बनाने से जो कुछ लोगों को फ़ायदा भी होता है, लेकिन जिनको नुकसान होता है वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो भी क्रिएट होती हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम कि द अर्ली 1980s में सबसे ज़्यादा एंटी डैम मूवमेंट्स लॉन्च किए गए थे, और जो है ना नॉर्थ में फ्रैंकलिन रिवर में, नॉर्थ मतलब ग्लोबल नॉर्थ, है ना, ग्लोबल नॉर्थ में फ्रैंकलिन रिवर एंड इट्स सराउंडिंग्स फॉरेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया, दिस वाज अ वाइल्डरनेस एंड फॉरेस्ट कैंपेन एज वेल एज एन एंटी डैम कैंपेन। इसके अलावा और भी बहुत सारे, जब ये एक मूवमेंट शुरू किया गया तो इसको देखा देखी जो है ना बहुत सारे अलग अलग मूवमेंट्स अलग अलग कंट्रीज़ में स्टार्ट किए गए थे इस पीरियड में। देन
ये मूवमेंट्स जो है ना, मेगा डैम बिल्डिंग इन द साउथ फ्रॉम टर्की टू थाईलैंड टू साउथ अफ्रीका, फ्रॉम इंडोनेशिया टू चाइना, इंडिया हैज़ हैड सम ऑफ द लीडिंग एंटी डैम प्रो रिवर मूवमेंट्स, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है नर्मदा बचाओ आंदोलन is one of the best known of these movements. It is significant to note that in anti-dam and other environmental movements in India, the most important shared idea is non-violence. हमारे यहाँ पे movements हुए, लेकिन ये movements कैसे थे बेटा? non-violent. ठीक है, यहाँ कोई जो है ना खून खराबा या violence यहाँ पर नहीं हुई थी. Yesterday I gave you questions. 11 questions मैंने आपको दिए थे and hopefully आप लोगों ने वो questions कर लिए होंगे. आप लोगों को आंसर्स भी मैंने एक्सप्लेन किए थे. अब अगर आप लोग टाइम पर काम नहीं करोगे, वीडियो सुनोगे नहीं और अपनी बुक को ध्यान में नहीं रखोगे या उसको देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तो फिर आपका काम नहीं चल सकता है. आप लोगों को काम करने के लिए एक तो आधे घंटे का ये वीडियो होगा, तो आधे घंटे के बाद जो है ना आप लोग 1 घंटा 1.5 घंटा लगा करके इन क्वेश्चंस के आंसर भी कंप्लीट करें, ताकि आपका काम साथ साथ चलता रहे. दूसरा, आज जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, व्हेन इंडिया साइंड एंड रेटिफाइड क्योटो प्रोटोकॉल 1997, इसका आंसर पेज नंबर 124 पर है. इंडिया स्टैंड ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज, इस टॉपिक में पहला ही सेंटेंस है, इंडिया साइंड एंड रेटिफाइड द 1997 क्योटो प्रोटोकॉल इन अगस्त 2002. सेकेंड क्वेश्चन है, वाई इंडिया, चाइना एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज वर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल. इसका आंसर है कि इंडिया, चाइना एंड अदर डेवलपिंग, इसी के साथ नीचे वाला जो सेंटेंस है वहीं से स्टार्ट है. इंडिया, चाइना एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज वर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल बिकॉज देयर कंट्रीब्यूशन टू द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड वॉज नॉट सिग्निफिकेंट. ठीक है. इसके बाद अगला क्वेश्चन है पेज नंबर, व्हाट इज़ G8. G8 क्या है? तो G8 जो है वो एक ग्रुप है 8 डेवलप्ड कंट्रीज़ का, 8 डेवलप्ड और इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ का. इसमें कौन कौन से कंट्रीज शामिल है? आप लोग जो है ना, जब ये इस 125 पेज का जब आप जो है ना वीडियो देखेंगे ना, तो उसमें आप लोगों को नीचे लिखा हुआ मिलेगा. F stands for France, G for Germany, I for Italy, UK United Kingdom, J for Japan, US for United States and Canada. ये कंट्रीज इसमें शामिल हैं. What was India's argument? इसमें इंडिया का आर्ग्यूमेंट क्या था? इंडिया का आर्ग्यूमेंट इसमें ये था कि जो है यहाँ पर इंडिया इज़ ऑफ द व्यू दैट मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कर्बिंग एमिशन रेस्ट्स विद द डेवलप्ड कंट्रीज विच हैव एक्यूमुलेटेड एमिशंस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इसके बाद है आपका क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एज अ पार्टिसिपेंट इन ग्लोबल एफर्ट्स टू न्यूक्लियर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. इस क्वेश्चन का आंसर जो है पेज नंबर 126 पर आप देखेंगे. फर्स्ट कॉलम में द इंडियन गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी पार्टिसिपेटिंग, यहाँ से, और जो ये फर्स्ट ये जो पैराग्राफ है इसको आप पॉइंट्स में लिखेंगे. उसके बाद एक पॉइंट जो है वो आप बनाएंगे 1997 का जो रियो समिट है उसके बारे में, और उसके बाद जो है ना फिर जो है ना UNFCCC की जो कमिटमेंट्स हैं वो उसके बारे में, और एक सार्क कंट्री शुड अडॉप्ट ए कॉमन पोजीशन, ये वाला पॉइंट आप इसमें बना लेंगे. तो इस तरीके से आपका ये एक आंसर तैयार हो जाएगा. तो यहाँ तक आपका काम कंप्लीट होना चाहिए और आप लोग मुझे रिस्पॉन्ड कीजिए. एंड द स्टूडेंट्स जो कि नए इस ग्रुप में ऐड हुए हैं वो अपना काम इस चैप्टर से करना शुरू कर दें, ताकि आप लोगों को जो है पीछे का जो काम है वो अगर आप करने लगोगे अभी तो आप लोगों को लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. तो जो अभी से काम हो रहा है क्लास में, करंट वर्क जो है उसको आप लोग बिल्कुल अपडेट रखें. मेक अ न्यू नोटबुक और उसमें लेसन वाइज अपना काम करते रहें, और ऊपर आप लिख लें उसके ऊपर कि यहाँ से काम शुरू हुआ है और डेट डाल दें उसके ऊपर. ठीक है. थैंक यू.